एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी है और उसका जो SEC है, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स में जो कोर्स का टाइटल है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन और वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है केचुआ खाद का बनाना। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा वर्मी कंपोस्टिंग में ये जो हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट ड्यूरिंग वर्मी कंपोस्टिंग कि केचुआ खाद बनाते समय किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, किन चीज़ों को मैनेज करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए देखिए, तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ खाद बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, मैनेजमेंट ड्यूरिंग वर्मी कंपोस्टिंग में देख लीजिए, वर्मी कंपोस्ट मैनेजमेंट involve creating an optimal environment for earthworm to break down organic waste। कि जब आप केचुआ पालन करते हो केचुआ खाद बनाने के लिए, तो केचुआ पालन करते समय यह ध्यान रहे कि उस दरमियान हमारा जो केचुआ है वो ना मरे, क्योंकि वो मर गया तो केचुआ खाद नहीं बनेगा। तो इसीलिए केचुआ ना मरे उसके लिए इन्वायरमेंट, वो ऑप्टिमल कंडीशन कौन सा है, वो बेहतर कंडीशन कौन सा है कि जिसमें केचुआ अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए और बेहतर क्वालिटी के केचुआ खाद बना पाए। तो उन बातों पर आज हम गौर करेंगे। ठीक है, ऐसे केचुआ करता क्या देख लीजिए, ये जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जैसे किचन से निकले हुए कूड़े कचड़े है ना, जैसे फल फूल सब्जियों के डंठल छिलके और जो हमारा खाना बच जाता है, बचे हुए खाने, ठीक, जैसे पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते, जैसे गाय के गोबर, गाय बैल भेड़ बकरी के गोबर, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। इन सबको केचुआ क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं और अपने आहार नाल में उसको प्रोसेस करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और उसी में न्यूट्रिएंट को मिक्स करते हैं। ठीक, और जब वो मल के रूप में बाहर निकालते हैं तो उसी मल में न्यूट्रिएंट बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हो आप। ठीक है, उसी को केचुआ खाद के नाम से हम जानते हैं। और ये क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को बेहतर बनाता है, सॉइल को स्पंज जैसे बनाता है, सॉइल को, मिट्टी को हल्का बनाता है, सॉइल के बीच में पोर बनने लगते हैं जिसकी वजह से एरिएशन अच्छे से होता है, हवा ऑक्सीजन अच्छे से जाता है, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन बेहतर तरीके से होता है, पानी अच्छे से रुक पाता है उस मिट्टी में। और इस वर्मी कंपोस्ट की वजह से पौधे में एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस वर्मी कंपोस्ट की वजह से पौधे में लगने वाली बीमारियां कम हो जाती हैं, डिजीज कम हो जाते हैं, ढेर सारी चीजें हैं। तो ये हमारा अर्थवर्म था। अक्सर हम आइसेनिया फेटिडा को वर्मी कल्चर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आइसेनिया फेटिडा को यूज करते हैं, जिसको रेड विगलर, सामान्य नाम रेड विगलर के नाम से आप जानते हो। कहने का मतलब इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। देखिए, तो की मैनेजमेंट एरिया वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला तो देखिए इन्वायरमेंट, कंटेनर, जो हमारा कंटेनर है कैसा हो, वेल वेंटिलेटेड। यदि हम कोई कंटेनर ले रहे हैं, जैसे प्लास्टिक का एक बक्स ले रहे हैं, तो इसमें छिद्र पाए जाए चारों तरफ ताकि एरिएशन अच्छे से हो पाए। यदि हम वर्मी कल्चर कर रहे हैं, किसी प्लास्टिक बॉक्स में कर रहे हैं या लकड़ी के बॉक्स में कर रहे हैं, तो चारों तरफ छिद्रित हो तो एरिएशन बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, वेंटिलेटेड बीन विद ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल मतलब क्या है कि इसमें इस प्रकार से छिद्र पाए जाएं, छिद्र बना के रखें कि जब आप पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर तो पानी यहाँ पर भर न जाए, क्योंकि तालाब की तरह पानी भर गया तो केचुए सारे के सारे मर जाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, मारे जाएंगे। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतर हो कि जितना पानी डालें, जितना जरूरत है उतना रहे, बाकी एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। केप्ट इन शेड, आप अपने इस वर्मी कल्चर वाले बॉक्स को जिसमें आप वर्मी कल्चर कर रहे हो वो शेडी एरिया में, छांव में रखें ताकि केचुए
को गर्मी से प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो। रेस्ट ऑफ द ग्राउंड, आप चाहें तो इस बीन को ग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे देखिए ये ग्राउंड है नीचे, ये ग्राउंड के ऊपर आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस केचुए को सही इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा कंटेनर। दूसरा मॉइस्चर, मेंटेन 60 to 80% मॉइस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केचुआ पालन जहां भी करते हो, केचुआ को नमी की जरूरत है, तो 60 to 80% क्या चाहिए हमको, नमी चाहिए। लाइक ए डैम्प स्पंज, इस प्रकार समझ लीजिए कि कोई स्पंज है ना, जो साइकिल के और जो हमारे मोटर बाइक के, कार के सीट में जो स्पंज पाई जाती है, वैसे स्पंज पानी में भिगोने के बाद निचोड़ दोगे तो जितना नमी रह जाएगा वही नमी। ठीक है, 60 to 80% हमको स्पंज की तरह वहां पर पानी चाहिए। वार्म ब्रीथ थ्रू स्किन, क्योंकि केचुआ जो होते हैं अपनी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, तो स्किन को नमी होना चाहिए, गीला होना चाहिए, एक मीडियम चाहिए गैस एक्सचेंज होने के लिए, इसलिए मॉइस्चर 60 to 80% होना चाहिए। सो केप्ट इन मॉइस्ट बट नॉट सॉगी, केचुए को हमेशा नमी वाले एरिया में रखना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर भरा हुआ नहीं होना चाहिए। पानी भरा हुआ मिलेगा, लबालब भरा है पानी किसी कंटेनर में, तो केचुआ उसमें रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा स्किन के द्वारा, और वो मारा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिस कंटेनर में केचुआ पालन कर रहे हो पानी ना भर पाए, बस नमी जैसे माहौल रहे। ठीक है, अगला देखिए टेम्परेचर। आइडियल रेंज 15 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस। अब 10 से 30 याद करने के लिए कर लीजिए, तो 10 से 30 मान लीजिए, मैं यहां कर लेता हूं 10 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस बेहतर रेंज होता है केचुए को अपना परफॉर्म करने के लिए। या मैं कहूं फ़ारेनहाइट में लगभग 60 से लेकर के 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये टेम्परेचर होना चाहिए उस कल्चर मीडियम का। अवॉइड डायरेक्ट सन, केचुए को डायरेक्ट सूर्य प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सूर्य प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, केचुए के शरीर का पानी बाहर निकल जाता है और केचुआ मारा जाता है। एंड टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस, और 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान भी हुआ तो केचुए मारे जाएंगे, क्योंकि 35 डिग्री तक ही सहन कर पाते हैं, उससे ज्यादा हुआ तो केचुए की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और केचुआ डिहाइड्रेट होने लगता है, केचुए के शरीर का सारा पानी बाहर निकलने लगता है, केचुआ मारा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। 15 से लेकर के 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो। एरिएशन, इंश्योर गुड एयर फ्लो थ्रू बेडिंग एंड होल्स, वार्म नीड ऑक्सीजन। अब जहां भी केचुआ पालन कर रहे हो एक चीज का याद रखो कि ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए अंदर तक, मतलब होल होना चाहिए चारों तरफ कंटेनर में, और उस सॉइल में जहां पर रखे हो एयर स्पेस होना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंटल एयर वहां पर फ्लो हो पाए, क्योंकि अर्थवर्म को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए केचुआ को जिंदा रखना है तो एरिएशन बहुत ही जरूरी है। तो एरिएशन का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा केचुआ मारे गए तो समझ लेना आपकी वर्मी कल्चर कंपोस्ट बेकार हो जाएगा। ठीक है, लाइट, कीप बीन्स डार्क एज वार्म आर लाइट सेंसिटिव, हमेशा अपने इस बीन को या जिस पात्र में आपने वर्मी कल्चर किया है उसको छांव में रखें, अंधेरे में रखें, क्योंकि केचुआ को अंधेरा पसंद है, लाइट से दूर भागते हैं। ठीक है ना, लाइट उनको पसंद नहीं है, लाइट में रखोगे तो मर जाएंगे वो, इसलिए अंधेरे में रखिए, बहुत बेहतर ग्रो करेंगे। बट यूज लाइट ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टू मूव देम डाउन, हाँ लेकिन जब आपको केचुआ खाद को निकालना है उस समय लाइट में रखिए उसको, उस समय इसको लाइट में ले जाइए, सनलाइट में ले जाइए, तो ऊपर में जो केचुआ होंगे ना सारे केचुआ नीचे चले जाएंगे, तो ऊपर का जो एरिया होगा वो खाली हो जाएगा, तो उतने खाद को आप निकाल सकते हो इजीली, आसानी से निकाल सकते हो उस खाद को, क्योंकि सारे केचुआ लाइट से दूर नीचे की तरफ गहराई में चले गए हैं, तो ऊपर का खाद केचुआ विहीन हो गया, उसमें केचुआ नहीं है, तो उस खाद को आराम से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वायरमेंट। अगला देखिए बेडिंग एंड वॉर्म्स। बेडिंग कैसे करना है, श्रेडेड पेपर, भाई घर में जितने भी टूटे फूटे कटे फटे पेपर्स हैं, कार्डबोर्ड, जितने भी बुरा पट्टा बोलते हो जिसको आप, कार्डबोर्ड है, कोकोनट कॉयर मतलब जितना भी नारियल के बूस वगैरह हैं, एंड लीव प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड कार्बन। कहने का मतलब
जब भी आप किसी बीन की शुरुआत करते हो, बीन के सबसे नीचे में इसको रखते हैं, है ना। घर के जितने भी कटे फटे कागज हैं, कार्डबोर्ड है, नारियल के बूस हैं, है ना, इन सभी को नीचे में एक लेयर बना दी ताकि एरिएशन अच्छे से हो पाए, गैप अच्छे से रह पाए, तो हवा अच्छे से आना जाना कर पाए, वाटर भी अच्छे से वहां पर ड्रेनेज हो पाए। इसके लिए ये बेडिंग सिस्टम बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, और सब कार्बन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते हैं, याद रखना। अगला वर्म, रेड विगलर आइसेनिया फेटिडा, इस कृमि को आप, इस केचुए को आप अपने वर्मी कल्चर में यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा खाद बनाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये कम समय में ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और जिस भी भोजन को करते हैं जल्दी से उसको डाइजेस्ट करके मल के रूप में बाहर निकालते हैं, तो कम समय में ज्यादा खाद हम प्राप्त कर सकते हैं। और प्रीफर्ड ओवर गार्डन वर्म, जो हमारे गार्डन में, जो खेतों में जो केचुआ पाए जाते हैं, उन केचुआ की तुलना में रेड विगलर यानी कि आइसेनिया फेटिडा केचुआ बहुत बेहतर होता है, क्योंकि उनकी तुलना में कम समय में ज्यादा ग्रोथ करते हैं और ज्यादा मल देते हैं, यानी कि ज्यादा खाद बनाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए, फीडिंग, भोजन क्या क्या देना चाहिए, व्हाट टू फीड वेजिटेबल्स। अब भोजन के रूप में क्या दें? वेजिटेबल स्क्रैप्स, जितना भी हमारे घर में साग सब्जी के जो डंठल छिलके निकलते हैं वो सब, फ्रूट पील्स, जो हमारे फल के जो छिलके उग रहे हैं, है ना, फल के जो वेस्ट मटेरियल है वो सबको, डंठल उंठल ये सब, कॉफी ग्राउंड, जो चाय कॉफी का जो नीचे वाला तली में बैठा होता है वो, श्रीडेड पेपर, टूटे फूटे कटे फटे पेपर, अवॉइड मीट डेयरी एंड ऑयली फूड। इसमें ये जो हमारे पास बीन है, इस बीन में मांस, मछली, चिकन, अंडा, या कोई पनीर, कोई दूध, या किसी प्रकार का कोई ऑयल वाला फूड बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। उसमें क्या होता है, केचुआ खाते ही वो मर जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते उसको, और वो मारे जाते हैं। इसीलिए उन भोजन को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि क्या देना चाहिए उनको, घर के साग सब्जी, बचे खुचे जो किचन के वेस्ट हैं वो, फलों के जो वेस्ट हैं वो, और जो जो सीडेड पेपर है, कटे फटे पेपर है, टूटे फूटे पेपर, वो सब दीजिए, ताकि कार्बन का रिक्वायरमेंट पूरा हो पाए। अगला देखिए जी, हाउ टू फीड बरी फूड इन स्मॉल पोर्शन अंडर 10 सेंटीमीटर डीप टू प्रिवेंट हीटिंग एंड ओडोर, फीड अबाउट 50% ऑफ वार्म मास डेली। देखिए, आपने जितना केचुआ लिया है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक केचुआ का, 1 किलो केचुआ का, 1 kg, 1 किलोग्राम केचुआ को आप पालन कर रहे हो, तो हर दिन आधा किलो, उसका 50%, आधा किलो भोजन यहाँ पर उनको मिलना चाहिए। और जब भोजन देंगे, थोड़ा गड्ढा खोद दीजिए, उस मिट्टी में गड्ढा खोद के अंदर डाल दीजिए, ताकि केचुए को आसानी से मिल पाए, और उस भोजन का स्मेल बाहर ना आ पाए, अंदर ही अंदर वो केचुआ खा लें, उसको डाइजेस्ट करके मल के रूप में निकाल दें। इसलिए भोजन को कम से कम 10 सेंटीमीटर गहराई में खोद करके उन भोजन को डालना चाहिए, और जितना केचुआ पालन किया हो, उस केचुआ का 50% वजन भोजन के रूप में उनको प्रत्येक दिन देना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला, पार्टिकल साइज, स्मॉलर पीस अंडर 5 सेंटीमीटर आर इजियर फॉर वर्म टू प्रोसेस। जो भी भोजन देंगे आप, जो भी भोजन देंगे केचुए को, उस भोजन का टुकड़ा का जो साइज होगा 5 सेंटीमीटर से यदि छोटा है, तो केचुआ उसको इजीली प्रोसेस कर पाते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट कर पाते हैं, जल्दी से भोजन के रूप में खा पाते हैं। जितना ज्यादा खाएंगे, जितना जल्दी खाएंगे, उतना ज्यादा मल निकालेंगे, उतना ज्यादा केचुआ खाद बनेगा। इसलिए जो भी भोजन दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर से छोटे साइज का है, तो बेहतर तरीके से खाद बना पाएंगे। अगला देखिए भाई, हमारे पास क्या, हार्वेस्टिंग। अब निकालना है, केचुआ खाद हमारा रेडी हो गया, निकालना है। व्हेन रेडी आफ्टर 2-3 मंथ, जैसे 2-3 महीना हो गया उस बीन को, जहां पर आप केचुआ पालन कर रहे हो, 2-3 महीने बाद, वर्मी कंपोस्ट विल बी डार्क, क्रम्बली एंड अर्दी स्मेलिंग। जो आपने घर का जो भी खाना पीना दिया था, है ना, किचन वेस्ट वगैरह, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, जो भी दिया था, 2-3 महीने बाद उसकी कलर धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, थोड़ा भुरभुरा हो जाएगा, आराम से दानेदार टाइप का हो जाएगा, दाना दाना टाइप का हो जाएगा, तो समझ लेना कि
और मिट्टी जैसे स्मेल आने लगेगा तो समझ लेना कि खाद तैयार है। ठीक है, तो 2-3 महीने बाद उस खाद को हम निकाल सकते हैं। निकालने के तरीके क्या है? स्टॉप फीडिंग वन साइड। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंटेनर था, हम क्या कर रहे हैं, एक साइड भोजन देना बंद कर दिए, अब केवल एक साइड भोजन दे रहे हैं। अब एक साइड भोजन देंगे तो क्या होगा कि इधर की जितने केचुए होंगे ना, सारे केचुए इधर मूव कर जाएंगे भोजन के लिए। इधर जब मूव कर जाएंगे, इधर एरिया खाली हो जाएगा। तो इस एरिया के खाद को हम पूरा निकाल लेंगे। पूरा निकाल करके चालनी की सहायता से उसको फिल्टर कर देंगे। तो यदि कोई केचुआ आ भी गया तो केचुआ ऊपर रह जाएगा, खाद नीचे छन जाएगा। तो केचुआ को फिर पुनः डाल देंगे और खाद को लेकर के ऐसे पैकेट बना के रख लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं वन साइड शिफ्ट मेथड। तो स्टॉप फीडिंग वन साइड, pile the finished compost on the other, worm migrate to food, allowing separation, sieve out यानी चलनी के द्वारा छान देना है उसको, worm for reuse। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखिए करना क्या है। ये एक मेथड है भाई, 2-3 मेथड है ना हार्वेस्टिंग करने के। एक मेथड है कि एक तरफ खाना देना बंद कर दीजिए, एक तरफ खाना दे दीजिए, तो इधर के वर्म जो है खाना तरफ भागेंगे, तो ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो वहां का खाद निकाल लीजिए और किसी चालनी की सहायता से छान लीजिए उसको, तो सारे खाद नीचे छन के गिर जाएंगे। केचुआ अगर है तो रह जाएंगे, इस केचुआ को पुनः यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, हार्वेस्टिंग का एक तरीका। एक तरीका और क्या है कि पूरे कंटेनर को धूप में रख लीजिए। धूप में रखने के बाद जब ऊपर धूप लगेगी, डायरेक्ट सनलाइट लगेगी, केचुआ को चुभेगा लाइट, तो केचुआ धीरे धीरे अंदर में गहराई में चला जाएगा, ऊपर का एरिया पूरा खाली हो जाएगा। तो इस एरिया को निकाल लीजिए, जो खाद है वहां पर उसको चालनी के साथ छान लीजिए, उस वर्मी कंपोस्ट को खाद को पैकेट बांध लीजिए, बचे हुए अगर केचुआ कोई था तो उसको पुनः डाल दीजिए। ये भी एक तरीका हो गया। तो ये अलग अलग मेथड है, हमारे पिछले क्लासेस में ये सब बताए गए हैं, पढ़िए आप इसको, है ना। अगला देखते हैं स्टोरेज। स्टोर इन कूल डार्क प्लेस विद 40% मॉइस्चर टू मेंटेन क्वालिटी फॉर अप टू ए ईयर। कि यहां से जो अपने खाद हार्वेस्ट किया, छानने के बाद फिल्टर करने के बाद जो खाद भुरभुरे टाइप का जो खाद निकला, उस खाद को हम पैकेट बना करके 40% मॉइस्चर वाले घर में रख देंगे, उस स्टोरेज में रख देंगे। तो 1 साल तक के लिए हम रख सकते हैं, उसकी क्वालिटी में कोई गिरावट नहीं आएगी, क्वालिटी बेहतर ही बनी रहेगी। और फिर मार्केट में धीरे धीरे उसको पार्सल कर दीजिए। ठीक है ना, तो स्टोरेज कहाँ करना है, 40% मॉइस्चर वाले एरिया में उसको हमको स्टोर करके रखना है। अगला देखिए, की सक्सेस फैक्टर। यदि आपको वर्मी कल्चर करना है तो सक्सेस होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बैलेंस बनाना आना चाहिए। बैलेंस किन चीज का, मॉइस्चर। मॉइस्चर किसका, जहां पर केचुआ पालन कर रहे हो 60-70%, 60-80%, 60-80% मॉइस्चर होना चाहिए। एरिएशन यानी कि ऑक्सीजन उसको अच्छे से मिलना चाहिए ताकि ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन हो पाए, एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाए। टेम्परेचर लगभग 10 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए। पीएच 5 से लेकर 8 पीएच होना चाहिए, लगभग लगभग न्यूट्रल होना चाहिए। इतना अगर ध्यान रखेंगे ना आप बेहतर एक वर्मी कल्चर किसान बनेंगे। ठीक है, एक वेल फार्मर बनेंगे जो कि केचुआ पालन करता है। पेशेंस, ये दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप आज केचुआ पालन शुरू कर रहे हो तो पेशेंस आना चाहिए। 2-3 महीना आपको धैर्य रखना चाहिए, 2-3 महीने बाद आपका खाद निकलना शुरू होगा। A consistent process yield high quality nutrient rich वर्मी कास्ट। 2-3 महीने बाद आप जब देखेंगे तो बेहतर प्रकार के क्वालिटी के आप वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद पाएंगे। एक चीज और है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि यदि आप इस प्रकार से केचुआ खाद बना रहे हैं तो लास्ट में लिक्विड भी निकलते हैं सबसे गहराई में, जो डार्क कलर के चाय के कलर के दिखेंगे, दैट इज वर्मी टी या वर्मी वाश के नाम से जानते हैं उसको हम। ठीक है ना, तो इनको भी कलेक्ट करके अलग अलग ड्रम में भर लीजिए। ये भी बेहतर न्यूट्रिएंट वाले लिक्विड होते हैं, ये भी खेतों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्लास। हमारा क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।